चलो अब आपने इतनी तारीफ इसकी कर दी तो बेचने का सवाल आया क्यों? अच्छा, बेचने का सवाल इसलिए आया क्योंकि ये एक्चुअली ना रेलवे के बर्थ की तरह है और ये देखो, ये मैं सीधा अगर बैठूंगा। हेलो, मैं कुमार। आज हम देखने वाले हैं महिंद्रा XUV 500 का पूरा एक्सपीरियंस विकास दयाल भाई से, जो कि एक बहुत बड़े ट्रैवलर हैं। आपने इनकी YouTube पर भी वीडियोस देखी होंगी जहां पर ये XUV के साथ बहुत कुछ करते हैं। अरे जैसे सबसे ज्यादा एक मोस्ट फेमस इनकी एक वीडियो जो बहुत ज्यादा चली, जिन्होंने इसमें ऊपर वो करा था, रूफटॉप करी थी, कैंपिंग करा था। तो पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने कितनी चला दिया आपने? मैंने ये गाड़ी को, मेरे को 3 साल हो गए और 73,000 चल चुकी है। और ये भाई बहुत घूमते रहते हैं इस गाड़ी के साथ, और मतलब हर जगह लेके जा चुके हैं इनको, माउंटेन से लेके बीचेस से लेके हर जगह, और ऑफ रोडिंग वगैरह तो नॉर्मली इससे करते ही रहते हैं। तो ये पूरी गाड़ी है XUV 500। कब ली थी आपने? ये मैंने ली थी मई 2018 में। मई 2018 में। कितने की पड़ी थी उस टाइम? ये मेरे को पड़ी थी 16.5-17 के आसपास पड़ी थी। W7 मॉडल है, टॉप मॉडल नहीं है, W7 है। तो अब इनसे बढ़िया कौन बता सकता है वे गाड़ी के बारे में, जिन्होंने गाड़ी को हर सरफेस पे चला के देखा हो। तो कैसा एक्सपीरियंस अभी तक महिंद्रा XUV के साथ? बहुत ही अच्छा, मतलब मैं इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। गाड़ी बड़ी मजबूत है और चलाने में बहुत मज़ा आता है। ड्राइविंग फटीग बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं अभी इसको साउथ इंडिया लेके गया था, जहाँ से गुड़गांव से गोवा डायरेक्ट गया था, और गोवा तक का हमारा 2100 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मतलब 2100 किलोमीटर करने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं थक गया और मैं चला नहीं सकता। नींद आ रही थी, बॉडी थक गई थी, लेकिन चलाने की वजह से नहीं थकी थी, वो नॉर्मल स्लीप की वजह से थकी थी। अच्छा, ये बात कर, जैसे मैंने थोड़ा जिक्र किया कि आपने हर जगह हर टेरेन पे आप इसको लेके गए हैं, तो मेन कहाँ ले गए आप इसको? मैं इसको स्पीति ले गया हूँ, मैं इसको कन्याकुमारी तक ले गया हूँ, मैं इसको सचपास ले गया हूँ, मैं इसको लाहौल स्पीति में चंद्रताल तक ले गया हूँ, जहाँ पे कोई रोड्स नहीं है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, और मतलब इंसान बहुत कम दिखते हैं, सिर्फ आपको रेगिस्तान टाइप की जगह भी ले गया हूँ। मैं इसको जैसलमेर ले गया हूँ। मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स मैंने इससे कवर किए हैं। अगर 73,000 गाड़ी चली है तो उसमें से आई थिंक 60,000 सिर्फ हाईवेज पे और अलग अलग चली है, बाकी शहर में कमी चलती है। तो 2018 में 16.5 लाख की जब आपने ली, तो कौन सी गाड़ी से आपने इस पे अपग्रेड करा था? मेरे पास ब्रेजा थी, जो कि 2 साल तक मैंने 50,000 किलोमीटर चलाया था उसको। और ब्रेजा से फिर मैंने एक मिड साइज SUV, वो कॉम्पैक्ट SUV थी, ये मिड साइज SUV, फिर मैंने उस पे अपग्रेड करा था। क्या जरूरत लगी थी आपको ब्रेजा से अपग्रेड करने पे? पावर और स्पेस। ब्रेजा 90 bhp के करीब थी उस वक्त, और ये 155 bhp है। 2.2 लीटर का इंजन है, 2.2 लीटर का इंजन है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है ये। और ब्रेजा मैं स्पीति लेके गया था, ब्रेजा चेंज करने का कोई अच्छा, मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था। स्पीति लेके गया तो ब्रेजा चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही थी, तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक थोड़ा सा पावरफुल गाड़ी चाहिए कि जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वहाँ पे गाड़ी प्रॉपरली चढ़ जाए। तो उस टाइम कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल थे आपके पास जो आप देख रहे थे उस टाइम पे? मैंने उस वक्त देखी थी इसके कंपैरिजन में इनोवा क्रिस्टा, और हैरियर भी उस समय आई थी। हैरियर भी उस समय मैंने देखी थी। थोड़ी सी मेरे को मस्कुलर गाड़ी चाहिए थी। इनोवा बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे बजट से थोड़ा ऊपर जा रही थी। प्लस जो फीचर्स मुझे इसमें मिल रहे थे वो इनोवा में नहीं थे, तो मैंने XUV प्रेफर किया इनोवा के बदले। हैरियर क्यों नहीं ली? बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ी थी उस टाइम, तो बहुत लोगों को मतलब शौक चढ़ा था उस गाड़ी को लेने का। उस टाइम लेटेस्ट चीज क्यों नहीं ली आपने? हैरियर में वेटिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा थी, और मैंने गाड़ी भेज दी थी। मतलब जब मैंने प्लान किया तो 1 वीक के अंदर मैंने गाड़ी भेज दी थी ब्रेजा, तो मेरे को तुरंत गाड़ी चाहिए थी, मैं पैदल हो गया था। तो उस समय यही ऑप्शन थी जो खड़ी थी शोरूम पे, और 1 दिन के अंदर मिल गई मेरे को गाड़ी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको boodmo.com के बारे में बताना चाहूंगा। एक ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन है जहां से आप किसी भी कार का स्पेयर पार्ट मंगा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी, या फिर आप इंडिविजुअली भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कार का पार्ट चाहिए। जैसे अपने को यहाँ पे बलेनो का चाहिए, तो यहाँ पे हम सारी बेसिक डिटेल्स भर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम सर्च पार्ट्स करेंगे अपनी वो सारी डिटेल भरने के बाद, तो यहाँ पे अपने को दिखा देगा कौन कौन से पार्ट्स इनके पास अवेलेबल हैं। तो जैसे अपने को यहाँ पे ये टूल सेट चाहिए, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसका प्राइस देख लेंगे। इसके बाद ऐड टू कार्ट करने के बाद हम जैसे ही चेकआउट करेंगे तो ये सेफली हमारे घर पर हमारे सिलेक्ट किए हुए प्रोडक्ट को सेफली डिलीवर कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है boodmo.com का, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये ऐसा दिखता है भाई कार का पूरा इंटीरियर W7 वेरिएंट का, जिसमें सारा कुछ अपना स्टूडियो वगैरह आ जाता है। सबसे बड़ी मेन दिक्कत इसमें ये है कि इसमें ना वो नहीं है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह। नहीं, इसमें है
एंड्रॉइड ऑटो है इसमें, एप्पल कारप्ले नहीं है क्योंकि मेरे पास एप्पल का फोन नहीं है, बट एंड्रॉइड ऑटो इसमें है। आप देखो यहाँ पे तो आप एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर सकते तो हो। आप इसको यूज तो करते नहीं है, आप तो वो लगा के रखते हैं फोन। हाँ, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल वे, मैंने इसमें एक्चुअली यूएसबी लगा के रखता हूँ गाने प्ले होने के लिए, और नॉर्मल एक फोन है मेरे पास जो मैं मैप उसमें यूज करता हूँ। ऐसा क्यों? मतलब इसमें अगर इतना तो कन्वीनियंट रहता है इसके अंदर। ये थोड़ा लैग होता है। हाँ, तो अच्छा। अगर मैं गाने प्ले करूंगा तो वो थोड़ा हैंग होता है, मतलब बहुत स्मूथ नहीं है। आप इसको अगर टच कर दे, अभी देखो मीडिया को मैं टच हुआ लेकिन मीडिया खुला नहीं, तो आप ना ये थोड़ा लैग होता है। तो और प्लस आप नीचे सेटिंग्स में कुछ, अगर ये प्रॉपर उतना टच ना उतना अच्छा नहीं है, तो मैं नॉर्मल ओल्ड स्कूल वे की तरह फोन अपना चला के। मेरे को तो यही लगता था कि आप इसीलिए इसको यूज करते क्योंकि आता ही नहीं इसमें। अच्छा पर आता है, नहीं चलो। आता है। अब मेन आप ये बताइए इस गाड़ी के अभी तक पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, क्योंकि आपका मैंने ये भी देखा है कि आप इसको बेचने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे बीच में एक बार कि मेरे को ये बेचनी ही है, ऐसा क्यों? मेन तो गाड़ी से मतलब महिंद्रा का ये जो प्रोडक्ट है ना, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और आई थिंक ना जो ये फीचर्स ऑफर करता है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ना, कंपटीशन वो नहीं ऑफर करता है। चाहे वो हैरियर की बात कर ले या फिर इनोवा क्रिस्टा की बात कर ले, उस समय ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। बट चलाने में माइलेज वाइज, ये जो माइलेज मेरे को शहर पे माइलेज देता है वो मैंने अभी एक टेस्ट किया था, तो ये मेरे को 16 के आसपास दिया, और हाईवे पे मेरे को 17 के आसपास ये माइलेज देता है। क्या स्पीड क्या रहती है आपकी? अगर मेरी स्पीड 100 के नीचे है तब 17 देगा, अगर 100 के ऊपर 120 पे है तो मेरे को 15 का माइलेज देता है। अच्छा। मतलब थोड़ा सा अगर आप क्रूज पे चला रहे हो, 100 एकदम कंफर्टेबल चला रहे हो, तब आपको आराम से क्रूज कंट्रोल भी दे रखे है W7 वेरिएंट में। हाँ, क्रूज कंट्रोल भी है काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। हाँ, ये चीजें मेरे को इनोवा में नहीं मिल रही थी। और क्रूज कंट्रोल हाईवे पे मेरी ड्राइविंग क्योंकि ज्यादा है, और तो क्रूज से बहुत हेल्प हो जाता है, आप बहुत रिलैक्स फील होते हो। तो जहां तक बात करें स्टीयरिंग और बाकी सारी चीजें, मतलब मेरे को कंफर्टेबल लगी। बहुत ज्यादा मेरे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे जिस प्राइस पॉइंट पे मैं ले रहा था। गाड़ी ने हर जगह मेरे को साथ दिया, कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुई। हाईवे पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, एक्सेप्ट चक्का पंचर एक दो जगह हुआ है, वो जो कि नॉर्मल है। अदरवाइज कोई ऐसा ब्रेक डाउन नहीं हुआ कि गाड़ी में कुछ लाइट वाइट आ गया और स्पीड चला। मैंने गाड़ी को बहुत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मैं गाड़ी को 180 तक भी ले गया, उतना कॉन्फिडेंट नहीं आया, मतलब थोड़ा सा हैंडल उतना भारी नहीं लगा, थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन ले गया था मैं, मतलब गाड़ी चल गई थी उतनी तक। और जहां तक मैं बात करूं, अगर नॉर्मल चलाते हो आप सिटी पे और ये, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा शहर में क्योंकि मैनुअल है, तो इसका जो क्लच है वो थोड़ा सा हैवी साइड पे है, तो क्लच आपको अगर पैर दबा दबा के रखना पड़े ना, तो इस घुटनों में आपको डेफिनेटली दर्द होने वाला है। अदरवाइज गाड़ी बहुत सही है, प्रॉब्लम नहीं है। एंड चलो, अब आपने इतनी तारीफ इसकी कर दी, तो बेचने का सवाल आया क्यों? अच्छा, बेचने का सवाल इसलिए आया क्योंकि महिंद्रा की सर्विसिंग से मैं बहुत परेशान था। अच्छा। सर्विसिंग में क्या था, टाटा की सर्विस के बारे में सुनते थे हम, तो मतलब टाटा की सर्विस थोड़ी अजीब रहती है, लेकिन महिंद्रा की सर्विस, महिंद्रा एक्चुअली ना इसके ऊपर महिंद्रा की बस अल्टोरस आती है, और जिस प्राइस पॉइंट पे आती है। बट आप अगर सर्विस सेंटर पे जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक 17 लाख की गाड़ी लेके आप वो जो सर्विस एक्सपीरियंस होता है ना, और ये पहली बार से नहीं था। एक दो इंसिडेंट्स में आपको बताता हूँ। गाड़ी लेते के 27,000 किलोमीटर के अंदर मेरे चारों टायर्स चले गए, चारों टायर्स घिस गए। बहुत मैंने एस्केलेट किया, मैंने पहले तो टायर चेंज करा लिया, मैंने कहा कि पता नहीं क्यों घिस गए, मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गाड़ी में लेफ्ट साइड पुलिंग थी, और ये मैंने बहुत लोगों से भी और सुना कि गाड़ी ना अगर स्टीयरिंग छोड़ो तो हल्की सी लेफ्ट जाने लगती थी। तो मैंने उनको बताया, एक सर्विस सेंटर चेंज किया, दूसरा चेंज किया, तीसरा चेंज किया, बट वो रिजॉल्व नहीं कर पाए। वो मुझे बोलते थे कि हाईवे थोड़ा टेढ़ा रहता है इसलिए आपकी गाड़ी ऐसे जाती है। तो और मैंने उनको बोला कि ये मेरी 6ठी या 7वीं गाड़ी है, मेरे पास एक और गाड़ी है, वो नहीं जाती, कोई भी गाड़ी नहीं जाती थी, ये जाती है। तो बाद में मुझे, जब मैंने दूसरी बार टायर चेंज करा लिया था, तो वो टायर पीछे वाले घिसने लगे, अनइवन घिसने, एक साइड से घिसने लगे। फिर मैंने उनको बताया, और मैंने फिर ट्विटर पे सर आनंद महिंद्रा को ट्वीट किया। फिर उन्होंने कहा कि इसका ना जो चेम्बर आउट था, केम्बर इसका जो रहता है वो आउट था, और उसके वजह से वो टायर्स घिस रहे थे। तो उस समय तक मैंने दूसरे जो मेरे सेट टायर्स थे उसमें से 2 टायर्स जा चुके थे, जो कि नॉर्मली होना नहीं चाहिए। ये मेरे दूसरे टायर्स है जो अभी लगे हुए हैं गाड़ी में, और वो भी ऑलमोस्ट 2 टायर्स उसमें से घिस गए हैं। तो ये थोड़ा सा था। प्लस सर्विसिंग का जो एक सर्विस होके गाड़ी आती है तो एकदम चमकती हुई आती है ना, आपके एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, क्योंकि मैंने मारुति भी रखा है, उसके पहले मैंने फोर्ड भी रखा है, तो वहां से एक एक्सपेक्टेशन सेट होता है। ये मेरे लिए सबसे महंगी गाड़ी है जितनी भी गाड़ियां मैंने अभी तक ली, और इसमें वो फीलिंग ना मुझे नहीं आ रही थी।
सर्विस सेंटर में हाँ चलता है वाला एटीट्यूड था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ये हो गया था कि नहीं यार अभी इसको चेंज ही कर देते हैं। सर्विसिंग का तो ऐसा होता है ना, डीलर पे डिपेंड करता है, हर डीलरशिप थोड़ी ऐसा करता होगा ना? मैंने ये मैं नाम नहीं लूंगा, बट जहां से मैंने गाड़ी ली वहां पे पहले सर्विसिंग कराई, पहली 2 सर्विसिंग, उसके बाद वो समय तक फ्री चल रही थी, मतलब 70,000 में मैंने इसकी ऑलमोस्ट हर 10,000 पे सर्विसिंग होती है, और पहली जो इंस्पेक्शन 5,000 पे भी एक हुई थी। तो मैंने 3 डीलर चेंज करके देख लिए, गुड़गांव में 3 है, मैंने तीनों को चेंज करके देख लिया, और वहां तीनों में से मुझे ना बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी ये आया नहीं। जब गाड़ी आई तो पूरी गाड़ी गंदी थी, और 3 दिन लगाया उन्होंने एक नॉर्मल सर्विस करने के लिए, तो वो एक्सपेक्टेशन वो जो था कहीं ना कहीं खराब हो गया। मतलब हर डीलर के साथ ही ऐसा है फिर तो, जब आपने 3 चेंज कर लिए? हाँ, मतलब डीलरशिप में थोड़ा सा कस्टमर ओरिएंटेशन और कस्टमर सर्विसिंग को महिंद्रा को थोड़ा सा देखना चाहिए। मतलब अगर कोई इतनी महंगी गाड़ी ले रहा है तो वो आफ्टर सेल में तो महिंद्रा और टाटा दोनों सेम ही है। हाँ, आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा। अगर एक लाइन में बोला जाए तो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस की वजह से मैं गाड़ी बेचना चाहता था। तो अभी क्या मतलब इसको रखने का प्लान है या बेचोगे सर्विस को देखते हुए? नहीं, अभी तो फिलहाल रखूंगा, क्योंकि अभी फॉर्च्यूनर एंडेवर काफी बजट से बाहर है। फॉर्च्यूनर एंडेवर भी आप देख रहे थे कुछ टाइम पहले? हाँ, मैं सेकंड हैंड देख रहा था, बट सेकंड हैंड में थोड़ा सा इशू आया। तो अब अगर नई गाड़ी लेनी है और एक मिड साइज एक्सयूवी टाइप की से अपग्रेड करते हो, तो आप एक फुल साइज एसयूवी में जाते हो 4x4 में, तो उसका बजट थोड़ा आउट हो रहा था। तो मैंने कहा कि अभी 1 साल एटलीस्ट इसको रखूंगा और चलाऊंगा, एंड सर्विसिंग बाहर से करा लूंगा। बाकी मेन चीज बताओ, जैसे आपने 7 सीटर कार ली, बंदे तो आपको 7 बिठाने नहीं होंगे? नहीं, तो आपका ट्रेवलिंग का मेन पर्पस था इसको लेके? तो इसको ना सबसे ज्यादा मैंने कहा कि पावर, मुझे गाड़ी में पावर चाहिए था और स्पेस चाहिए था। तो अभी क्या है ना, देखो अभी अगर मैंने 7 सीटर ली तो सही, बट ये गाड़ी मेरी 5 सीटर है। अब ये जो पूरा स्पेस है ना, ये मैं अपना सामान 3rd रो मैंने खुलवा दिया इसका, और ये मैं पूरा सामान रखने के लिए, तो यहाँ पे ना मेरे को एक्स्ट्रा 3rd रो होने के बाद ना ये सीट यहाँ तक फोल्ड होके यहाँ तक आती थी। अच्छा। तो अब मेरे को नीचे भी थोड़ा सा जगह मिल गया, और प्लस मैं पीछे वाला सीट पूरा पीछे भी कर सकता हूँ, तो मेरे को ना एक बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। देख रहे हो भाई, आपको कौन सी गाड़ी में मिल जाएगा बताओ इतना बड़ा बूट स्पेस? मतलब बहुत सामान आ जाता होगा। मैं तो पूरा, मतलब मैं इसमें 60 लीटर्स पानी कैरी करता हूँ। जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं 15 दिन के हिसाब से पानी कैरी करता हूँ, ठीक है। 60 लीटर पानी, 60 और बैग्स रहते हैं हमारे पास, जैकेट्स रहते हैं। अगर हम विंटर्स में जा रहे हैं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर, तो हम सारा चीज इसमें, मतलब एक बंदे के पास 2-3 बैग्स रहते हैं। प्लस पीछे वाला सीट ना, इसका जो 2nd रो है, ये हम सोने के लिए यूज करते हैं। अच्छा। तो इस पे ना एक बंदा पूरा सो सकता है। तो अगर नीचे सामान कर दिया, ये सीट देखो आप अपने हिसाब से, वो सीट मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से, तो यहाँ पे भी पानी आ जाता है, यहाँ पे भी सामान, क्योंकि फ्लैट फ्लोर है ना, तो सामान में ना दिक्कत नहीं होती। कितने बंदों का सामान कैरी कर लेती है इतनी लंबी ट्रिप के लिए? हम इससे मैक्सिमम 3 लोग अभी गए थे, जो साउथ इंडिया पे गए थे, और बड़े बड़े बैग्स थे हमारे पास, बड़े बड़े। 3 लोगों में कोई इश्यू नहीं हुआ। मतलब जैसे सोने की आप बता रहे थे, इस पे कंफर्टेबली नींद आ जाती है? आपको मैं दिखाता हूँ कि कंफर्टेबली गाड़ी, देखो गाड़ी तो हिलती है तो चलती है, मतलब जब चलती है तो हिलती है, बट ये एक्चुअली ना रेलवे के बर्थ की तरह है। और ये देखो, ये मैं सीधा अगर बैठूंगा, मैंने स्ट्रेट बैठा है, तब भी देखो यहाँ पे ना आपको जगह दिखेगी, मेरे पैर के आगे भी जगह है। थोड़ा सा पैर मोड़ के सोना पड़ता है, बट इस पे प्रॉपरली आप बिस्तर लगा के ना आप सो सकते हो। मेरे को एयर बेड की जरूरत नहीं है, मैं प्रॉपरली इस पे, क्योंकि सीट पीछे चली गई, यहाँ पे सीट थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है, तो यहाँ पे काफी स्पेस है। मतलब आपके पर्पस को तो फुली सोल्व कर देती है ना कार? फुल्ली 17 लाख में और कोई कार जैसे आज की तारीख में किया क्रेटा वगैरह तो सक्सेसफुल थी नहीं उस मामले में आपके लिए? तो हाँ, वो थोड़ी छोटी फीचर वाइज शायद किया सेल्टॉस वगैरह ज्यादा फीचरिस्ट है। 18 लाख में वो ज्यादा फीचर्स, रूफ, पैरानोमिक सनरूफ और सनरूफ जो भी उसमें आता है, इसमें नहीं था। तो बट हाँ, स्पेस वाइज और पावर वाइज जहाँ पे मुझे जाना होता है, जहाँ रोड्स नहीं रहते हैं, तो वहां पे इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस और बाकी सारी चीजें ना मिला जुला के एक डिसेंट जॉब कर देती है। यहाँ पे 3rd रो में एसी भी आता है, इसको ऑफ कर देते होंगे आप लोग? हाँ, इसको तो मैं कभी ऑन ही नहीं करता। यहाँ पे सामान भरा रहता है, हाँ। तो ये तो सामान ऊपर तक आ जाता है, तो एसी की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका जो रूफ टॉप पे आप वो लगाते हो टेंट, हाँ। तो अब जैसे बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे प्रूव होती होगी, पिचकती है कि अच्छा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें ना हम वो जो टेंट है, वो टेंट ही सिर्फ 80 किलो का है, मतलब वो बहुत भारी टेंट है। प्लस उस पे 4 लोग सो सकते हैं, 3 लोग तो मैं सो चुका हूँ। अच्छा। हाँ, और वो इतनी, और मैं इस गाड़ी के रूफ पे भी खड़ा हुआ हूँ। मेरे पास मारुति की भी एक गाड़ी है, मैं उस पे नहीं ये ट्राई कर सकता। इस गाड़ी के मैं रूफ पे भी, रूफ पचकी नहीं। दूसरी गाड़ियों में नॉर्मली ना बोनट पे आप खड़े हो जाओ तो आपको दबने का आवाज आता है। ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है।
आप इस पे खड़े हो सकते हो क्या? अभी खड़ा हो सकता हूँ। होना एक बारी। वैसे आप जब टेंट लगाते हो तो चढ़ते कैसे हो कार के ऊपर? सो टेंट हमारा इसके ऊपर रहता है, हाँ। 4 लोगों के लिए खुल जाता है। यहाँ पे सीढ़ी आ जाती है। अच्छा, सीढ़ी हाँ, लगा के। हाँ। और उसकी जो फिक्सिंग होती है ना, वो रूफ रेल्स पे होती है। अच्छा। तो उसका पूरा लोड ना एक जगह पे नहीं आता, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और खड़े होने की बात कर रहा हूँ, आप देखो ये मैं इसके बोनट पे खड़ा हूँ, ठीक है। मैं दूसरी गाड़ी पे खड़ा रहूंगा और मैं 64 kgs का हूँ टू बी प्रिसाइज। और अगर मैं इसके रूफ पे भी चला जाता हूँ, अरे वाह, अरे पिचक तो गई। मतलब उतनी पिचकी, लेकिन दबेगी नहीं। वो थोड़ी सी तो आपको ये होती है, लेकिन दबेगी नहीं। अब ये आ जाएगी ना वापसी ऐसे? हाँ हाँ। थोड़ा सा शीशे पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शीशे पे खड़ा नहीं होना चाहता मैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पूरी दब गई, अंदर चली गई। आप अगर रूफ रेल भी देखोगे या रूफ भी देखोगे तो वैसी ही है। मतलब 60 kg का आदमी, 2 आदमी भी हमने इस पे बैठे हैं, एंड इसमें कोई ऐसा डेंट वेंट नहीं आया। बाकी बस ये सर्विस वाला इशू भी अगर रिजोल्व हो जाए तो आपके ख्याल से फिर तो बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बन जाएगी। वैल्यू फॉर मनी अभी भी है, सर्विस वाले से एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि गाड़ी हाँ। एक बार आप शोरूम से लेते हो और उसके बाद जितने साल भी आप रखते हो ना, आपको सर्विस सेंटर के ही चक्कर काटने पड़ते हैं। तो आफ्टर सेल्स अगर सही हो जाए ना, तो आई थिंक फिर तो कंपटीशन में बहुत कम गाड़ियां ऐसी रहेंगी। कोई नेगेटिव अभी तक कोई कार का है इसका? कोई भी negative? आपको लगा हो? एक नहीं, भी? मुझे अभी मेरे को तो एक लगा, क्या? सस्पेंशन। हाँ, सस्पेंशन। देखो, मैंने जब गाड़ी ली थी ना, तो मैं ब्रेजा से अपग्रेड कर रहा था और मैंने अपना माइंड बना लिया था कि इसमें ना मुझे बॉडी रोल बहुत मिलेगा। हाँ, तो वो ना मैंने अपने दिमाग को ऐसा समझा लिया था कि हाँ, इस गाड़ी में मुझे बॉडी रोल मिलने वाला है। और अब तो मुझे आदत होगी, अब मैं हिलता नहीं हूँ तो मुझे लगता है अरे ऐसा मतलब वो होता नहीं है कि एक आदत हो गई है, क्योंकि आपको हिलते रहना है। आप गाड़ी, अगर इस रास्ते पे हम जब आ रहे थे, हम दोनों हिल रहे थे, मेरे लिए वो नॉर्मल था, क्योंकि मुझे नॉर्मल रोड पे भी ना, अगर गाड़ी हल्की सी स्टीयरिंग काटो तो गाड़ी के अंदर फील होता है कि आप हिलोगे, आप बहुत सीधा नहीं बैठ सकते। और सस्पेंशन बहुत हार्ड है यार, एक मतलब आपको दचकी एक फील होता है कि हाँ, बम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये वाला। लेकिन आपको तो आदत हो गई होगी। मेरे को आदत हो गई, मैं चलाते चलाते आदत हो गई है। लाइट्स कैसी हैं इसकी? लाइट्स बहुत अच्छी है। हाईवेज पे मैं नाइट ड्राइव बहुत करता हूँ, और लाइट्स मैंने अभी एक बल्ब इसका फ्यूज हो गया था तो मैंने स्टॉक चेंज कराई। अदरवाइज 2.5 साल तक मेरी स्टॉक लाइट्स थी। प्रोजेक्टर का थ्रो बहुत अच्छा है, और ये जो इसका कॉर्नरिंग लाइट है ना, ये मुझे पहाड़ों पे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब भी हम टर्न्स लेते हैं पहाड़ों पे, सीधा लाइट तो सीधा जा रहा है, मुझे अगर साइड में देखना है तो ये कॉर्नरिंग लाइट मुझे बहुत हेल्प करता है। और इससे मेरे बहुत बार ऐसा हुआ है कि रोड इस साइड कुछ है नहीं, और वो मुझे लाइट की वजह से पता चला और मैंने अपना गाड़ी स्टेबल किया और उस ट्रैक पे वापस से ली। तो जब 180 पे एयर ब्लास्ट आता है तो आपको पता चलता है कि गाड़ी बहुत तेज जा रही है, और स्टीयरिंग में ना थोड़ा सा वाइब्रेशन रहता है। आप अगर हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो अंदर से एक डर रहता है। ले जाने के लिए आप ले जा सकते हो उससे ऊपर भी, बट अंदर से ना वो कॉन्फिडेंस जो आपको सलून या सेडान गाड़ियों में आता है, वो नहीं आता। अच्छा, 2021 में अगर बात करें, आज आपके पास, आज आपको कोई कार लेनी होती सेम बजट में, सेम पर्पस के लिए, तो आज आप कौन सी देखते? शायद मैं एक्सयूवी का ही वेट करता। 2021 वाली? हाँ, नहीं, 2021 वाली का ही वेट करता। तो ये था विकास दयाल भाई का पूरा एक्सपीरियंस XUV 500 के साथ, जहाँ पे इन्होंने 3 साल में कार के साथ बहुत कुछ करा है, और ये फुल सेटिस्फाइड है भाई, कह सकते हैं मैं बात। फुल तो नहीं, बट हाँ सेटिस्फाइड हो, ये तो हाँ, सेटिस्फाइड हो। फुल में वही सर्विस वाली हाँ, की कमी रहेगी, बस सर्विस रह गई गाड़ी में एज अ प्रोडक्ट। हाँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ करना पड़े। तो थैंक यू भाई ये सब शेयर करने के लिए। Thank you, बाकी अरुण इनके जी। जो टूर्स वगैरह हैं वो आप इनके चैनल पे एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 पे जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।